अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है आप लोग के पास, इसमें वो क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ओ लेवल्स में जिस तरह आपने क्वेश्चंस किए हैं सारे, थोड़ा सा वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मैस 750 kg हैज़ अ हॉरिजॉन्टल ड्राइविंग फोर्स ऑफ 2 किलो न्यूटन्स एक्टिंग ऑन इट। इट हैज़ अ फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कार ट्रैवल कर रही है, उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है और एक उसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही है। अब जो भी आपके पास रेजिस्टिव फोर्स होती है वो क्या करती है, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हो ओरिजिन, उसके अगेंस्ट एक्ट करती है। तो जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अगेंस्ट एक्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कहते हैं। फिर हमारे पास आती है ड्राइविंग फोर्स आती है। ड्राइविंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है इन इट्स डायरेक्शन। अब अगर आपके पास एक कार फॉरवर्ड मूव कर रही है तो जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है कार के ऊपर उसको फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, जो उसको बेसिकली मूव फॉरवर्ड कर रही है या उसको उसकी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। अब अगर उसके पीछे कोई रेजिस्टिव फोर्सेस लग रही होंगी या कोई बैकवर्ड फोर्सेस लग रही होंगी तो उन बैकवर्ड फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिव फोर्सेस कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर उससे क्या क्या, व्हाट इज़ दी रेजिस्टिव फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। रेजिस्टिव फोर्सेस हमने कैलकुलेट करनी है, मैस उसे प्रोवाइड किया, एक्सेलरेशन उसे प्रोवाइड किया, तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई कर लेना है यहाँ पे, F इज़ इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू उसने हमें ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू दी है 2 किलो न्यूटन दी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू मैस इनटू एक्सलरेशन। अब मैस की मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 750 और जो एक्सलरेशन है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 आ रही है। इसी तरह मेरे पास जो ड्राइविंग फोर्स आ रही है उसकी वैल्यू आ रही है 2000 और जो मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आ रही है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमने फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 750 इंटू 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 1500। और ये जो 2000 है इसको हम अगर यहाँ पर ले जाएंगे 100 2000 हो जाएगा और आर एफ हो जाएगा। अब जो आर एफ की वैल्यू है हमारे पास, इट शुड बी इक्वल टू -500। दोनों साइड पे माइनस आ रहा है, माइनस माइनस का साइन आप कैंसिल करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 500 के इक्वल टू आ जाएगा। अब जो ऑप्शंस उसने दिए हैं उसमें उसने किलो में करके ऑप्शन दिए हैं, किलो न्यूटन्स में, किलो न्यूटन्स में। अब जो किलो की पावर आपके पास आती है, किलो की पावर्स हमें पता है किस में होती है, 10⁻³ की फॉर्मेट में होती है। तो 500 न्यूटन्स को अगर आपने किलो में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करोगे, 500 ओवर 10⁻³ करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सबको? जी सर। कैसा अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, तो सामने लगेगा। ये डायनामिक का चैप्टर आसान है। आसान ही है, फेयरली आसान चैप्टर है, बस छोटे छोटे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मतलब काइनेमेटिक्स थोड़ा सा ना टफ चैप्टर है, उसकी अगर आप लोग चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो तो कुछ ना कुछ आपके एरर्स आ जाते होते हैं, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो दे देते हैं जहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन इसको अगर सही तरह कर लोगे तो इसके पास पेपर्स आसान ही है और ये एक हाई स्कोरिंग वो टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल और ऑफ सर ये जो प्रेशर और मोमेंटम। फिजिक्स का जो क्वेश्चन फहद आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। तो मैं कहता हूँ जो फिजिक्स का अब आ रही है सर। हाँ जी, अब आ रही है। तो ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन 6 होता है वो कहाँ से आता है? वो भी कंसेप्चुअल ही होता है, क्वेश्चन 6 कौन से वाले जो क्वेश्चन मुश्किल 6 की होता है बात कर सबसे। रहे हो, P1 या P2 की बात कर रहे हो? कोई भी होता है जो एक एक हाँ जी, जो एक मुश्किल सवाल नहीं आता कोई ना कोई। देखो P2 के अंदर ऐसे इस तरह करके मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं आते, वो
कंप्यूटर साइंस के अंदर होता है, जो कि वो जो लास्ट आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो मुश्किल देता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर इस तरह नहीं होता। फिजिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक रैंडम डिफिकल्टी में सेट होते हैं और टॉपिक वाइज उनकी डिफिकल्टी हो रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, काइनेमेटिक्स से आ रहा है तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आपके पास लेट्स से डायनामिक्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है, वर्क एनर्जी पावर से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो फेयरली आसान होगा, हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होगा। तो इस तरह होता है, रैंडम डिफिकल्टी होती है, ये नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर के हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमें क्या कहती है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम remains constant या कांस्टेंट की जगह आप लोग लिख लो कंजर्व। कंजर्व का भी सेम ही मीनिंग होता है, कंजर्व प्रोवाइडेड दैट there are no external forces acting on it, या ऑन द सिस्टम लिख लो। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वो कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है हमारे पास एक सिस्टम के अंदर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है, प्रोवाइडेड दैट देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करी तो जो भी उसके अंदर टोटल मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा। जो बिफोर एंड आफ्टर वाला मोमेंटम होता है इट शुड बी इक्वल। बिफोर जो आपके पास सिनेरियो बनेगा तब भी आपके पास मोमेंटम सेम होगा, और जो आपके पास फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ये यहाँ पे बात आती है। इसी तरह हमने यहाँ पे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था, उसमें भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी कि जो एनर्जी हमारे पास रहती है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरह हमारे पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को भी हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास हमेशा क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, अनलेस एंड अनटिल कोई और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करिए तो मोमेंटम हर केस में कंजर्व रहता है। अब जो सिस्टम होता है ना हमारे पास, सिस्टम बेसिकली दो ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिस्टम ये मोमेंटम क्या होता है? टाइम पीरियड? मोमेंटम हमारे पास होता है बेसिकली किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसका कितनी तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है वो उसका मोमेंटम होता है। कितनी तेज़ी से कोई लेट से बॉल बाउंस कर रहा है वो उसका मोमेंटम होता है। अगर आप बॉल को वॉल के साथ हिट करो और वो क्विकली क्या कर रही है, वो ज़्यादा फोर्स से आपके पास वापस आ रही है और वो ज़्यादा फोर्स से वापस बॉल की तरफ हिट हो रही है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है। अगर कोई जो आपके पास एयरक्राफ्ट है या कोई आपके पास बाइक या कार है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो स्पीड पे डिपेंडेंट करती है और मैस पे डिपेंडेंट करती है। जो मैस और स्पीड का आपके पास प्रोडक्ट होता है ना उसको आप मोमेंटम कहते हो। बेसिकली आसान लफ्ज़ों में ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास तेज़ी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या है, कम। तो इस तरह इसको याद रखना। अब जो सिस्टम होता है ना हमारे पास, इट इज़ मेड अप ऑफ सर इसका फॉर्मूला क्या टू है? ऑब्जेक्ट्स। फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास मैस इनटू वेलोसिटी, ऊपर हमने यहाँ पे किया भी था एम और वी। इसका एक मिनट किया था इसका फॉर्मूला, यहाँ पे हमने किया था इसका फॉर्मूला। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, पी रिप्रेजेंट मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी। तो दिस इज इट्स फॉर्मूला, ठीक है। इसको प्रीवियस जो नोट्स हैं ना उसमें जाके देख भी लेना। अच्छा, अब जो सिस्टम होता है ना हमारे पास, इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे सिस्टम्स जिनके अंदर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रही हो उनको हम कहते हैं आइसोलेटेड या क्लोज सिस्टम कहते हैं। सिस्टम्स with no external forces is equal to isolated closed system।
ये इनका सेकंड नेम होता है। अगर कोई भी हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जिनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस ना एक्ट कर रही हो, उनको हम दूसरा नाम दे देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स। हर टाइप ऑफ कोलिजन के लिए एप्लीकेबल होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल collisions, elastic and inelastic. इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। आपके पास दो तरह की यहाँ पे कोलिजन्स होती हैं, एक हो सकती है इलास्टिक हो सकती है और एक हो सकती है इनइलास्टिक हो सकती है। तो जितनी भी कोलिजन्स आपके पास हो जाए, जितनी भी टाइप्स हो जाए, हमेशा जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम है वो क्या करता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। अब इसके अंदर एक अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दूँ, उससे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेट्स से आपके पास ये एक आपके पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉल है, वो नीचे ट्रैवल कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इस बॉल का जो मैस है आपके पास वो कितना है, 2 kg है। तो अब इसकी जो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मैस 2 है और जो मोमेंटम की वैल्यू वो कितनी है, 10 है। तो जो इसकी मोमेंटम बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी 20 न्यूटन सेकेंड्स वुड बी दी वैल्यू ऑफ आर मोमेंटम। अब इसके अंदर ये वाला जो सिस्टम है ना, इसके अंदर भी हमारे पास दो बॉडीज़ बन रही है। सबसे जो पहली हमारे पास बॉडी बन रही है वो सरफेस है, और जो हमारे पास सेकंड बॉडी बन रही है वो क्या है, हमारे पास एक बॉल है। तो ये जो बॉल और जो सरफेस है हमारे पास, ये 2 बॉडीज़ बनाती हैं, और 2 बॉडीज़ के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। और अगर ये क्लोज सिस्टम है तो इसके अंदर हमेशा हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। तो अगर ये वाली डायग्राम को दोबारा यहाँ पे करके देखो, तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके पास बॉल यहाँ पे सरफेस के साथ लगेगी, जारी सी बात है वो रीबाउंड करेगी, वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो जैसे ही आपके पास ये बॉल यहाँ पे हिट करेगी वो ऊपर को ट्रैवल करेगी, और अब मैं कहता हूँ ये ऊपर को ट्रैवल करती है विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और जारी सी बात है बॉल का जो मैस है वो तो अनचेंज ही रहेगा। तो इसमें अगर हम इसकी मोमेंटम को कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 × 6 विच इज़ इक्वल टू 12 न्यूटन सेकेंड्स। अब हुआ क्या कि जब इनिशियली आपके पास बॉल यहाँ पे ड्रॉप हो रही थी, जब आपने बॉल को इनिशियली ड्रॉप किया तो उसकी जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी और उसका मैस 2 kg था। तो उसकी जो मोमेंटम की वैल्यू आ गई वो 20 न्यूटन सेकेंड्स आ गई, और जैसे ही आपके पास बॉल रिबाउंड करके गई तो फिर उसकी मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, 12 न्यूटन सेकेंड्स होगी। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि पहले जब हमने बॉल को ड्रॉप किया था तब तो उसका जो मोमेंटम था वो 20 न्यूटन सेकेंड्स था, अब उसका जो मोमेंटम है वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये वाला जो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, कि जो टोटल मोमेंटम है हमारे पास सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। तो ये वाला जो हमने ऊपर प्रिंसिपल पढ़ा है वो तो अनट्रू हो गया यहाँ पे, क्योंकि पहले हमारे पास 20 था, अब हमारे पास डिक्रीज़ हो गया 12 आ गया। लेकिन मैं अब यहाँ पे आर्ग्यू ये करूँगा कि अभी भी हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का की हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अभी भी ट्रू है। और वो ट्रू इस सेंस में कि हुआ क्या है यहाँ पे बेसिकली, कि पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितनी बॉडीज़ थी, 2 बॉडीज़ थी हमारे पास। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया था, वही वाला जो पिछला हमने लेवल्स के अंदर भी फार्मूला किया था ना, वही वाला फार्मूला हमने लगाया था, u1 m1 प्लस u2 m2 इक्वल्स टू v1 m1, या इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, मैंने u पहले लिख दिया, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाला फार्मूला हमने क्या किया, यूज़ करना है जब भी हमारे पास 2 बॉडीज़ आ जाए और हमने मोमेंटम की बात की है कि जो इनिशियल और जो फाइनल मोमेंटम है वो सेम रहेगा, तो हम कौन सा हमेशा फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। अब इसके अंदर जो m1 है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मैस ऑफ obj1, और जो m2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 आपके पास यहाँ पे ग्राउंड है, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट 1 है वो आपके पास बॉल है। और यहाँ पे जो
u1 रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल स्पीड ऑफ obj1, और u2 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्पीड ऑफ obj2। फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है v1। v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल स्पीड ऑफ obj1, और v2 रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 2। अब जो ऑब्जेक्ट 2 है यहाँ पे वो सरफेस है, और जो ऑब्जेक्ट 1 है वो क्या है? बॉल है। तो अगर यही वाला हम फार्मूला देखें और इसको हम यहाँ पे अगर देखें तो हम वैल्यूज़ यहाँ पे प्लग इन करते हैं इस फार्मूला के अंदर। मैस वन हमारे पास क्या आ रहा है? और सरफेस आ रही है। तो सरफेस का जो मैस है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको लेट से सरफेस के मैस को अभी हम m1 ही लिख देते हैं। अब सरफेस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सरफेस एक आपके पास स्टिल चीज़ है। तो कोई भी आपके पास अगर स्टिल चीज़ है तो उसकी जितनी भी स्पीड आएगी वो किसके इक्वल टू होगी? ज़ीरो के इक्वल टू होगी। तो m1 की वैल्यू शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर जो m2 की वैल्यू जो कि आपके पास बॉल है उसका मैस कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और जो बॉल का मैस है इनिशियल वो कितना है? 10 है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी? 10 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपने इसको इक्वल टू करना है m1 v1 के। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो m1 की वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो m1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर v1 की भी वैल्यू आपको नहीं पता, तो v1 एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन m2 की वैल्यू आपको पता है, m2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, और इसकी जो स्पीड थी वो कितनी होगी? 6 होगी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 6 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस 12 आ जाएगा। अब अगर m1 v1 को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पर आ जाएगा m1 v1 इज़ इक्वल टू 20 माइनस 12 विच शुड बी इक्वल टू 8 न्यूटन सेकेंड। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि जो m1 v1 है वो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम ऑफ सरफेस, फाइनल मोमेंटम ऑफ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनल मोमेंटम ऑफ सरफेस हमारे पास कितना आ रहा है? 8 न्यूटन सेकेंड्स आ रहा है। अब इसका मतलब हुआ क्या है कि बेसिकली ये जो सिस्टम था, पहले हमारे पास जो सरफेस का मोमेंटम था वो कितना था? 0 था, और बॉल का मोमेंटम हमारे पास कितना था इस केस के अंदर? 20 था। लेकिन टोटल जो हमारे पास इस सिस्टम पूरे सिस्टम के अंदर मोमेंटम था वो कितना था? 0 + 20 20 था। अब अगर इस वाले केस में देखो, जब बॉल रीबाउंड करता है तो बॉल का यहाँ पे मोमेंटम हमारे पास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो सरफेस आ रही थी उसका मोमेंटम कितना आ गया? 8 न्यूटन सेकेंड्स आ गया। तो इसका मतलब है अब भी अगर सिस्टम का आप मोमेंटम ऐड करोगे तो 8 + 12 आपके पास 20 ही आंसर आएगा। तो जो सिस्टम के मोमेंटम रह रहा है वो कंजर्व ही रह रहा है। हो क्या रहा है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि पहले आपके पास सरफेस का मोमेंटम 0 था, सारा मोमेंटम बॉल के अंदर था जो कि 20 था। अब जैसे ही बॉल ने रीबाउंड किया, सरफेस के साथ हिट किया बॉल ने, तो कुछ जो बॉल का मोमेंटम था वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया? सरफेस के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो जो 8 मोमेंटम था वो सरफेस के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, और जो बॉल का मोमेंटम था वो 12 बन गया। लेकिन जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम है जो कि हम ऐड करके फाइंड करेंगे वो 20 ही रहेगा। तो सिस्टम का मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर अभी भी 20 ही रह रहा है। पहला मोमेंटम भी 20 था सिस्टम का, और अब वाला भी मोमेंटम 20 है। तो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम इज स्टिल इक्वल टू 20। तो ये बात क्लियर है? किसी को इस पर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपने ये सारा सॉल्व करके उसे आगे बता देना। ये सारा बताना है, लेकिन वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं। ये जो मैंने यहाँ पे सारी वर्किंग यहाँ पे की है ना, ये मैंने आप लोग के कॉन्सेप्ट के लिए किया, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए किया। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी ना, आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट तरीके से वो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और ये वाला जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाया है m1 u1 + m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 + m2 v2, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वर्किंग आनी चाहिए। और ये वाली चीज़ अगर समझ लोगे ना सारी, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना कभी भी मुश्किल काम नहीं होगा, आराम से आप लोग अप्लाई कर लोगे। तो ये वाली चीज़ समझनी है। और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरीफाई किस तरह हो रहा है और एक सिस्टम के अंदर काम किस तरह कर रहा है। अब कोई ना कोई वो ट्रिकी MCQ आपको दे सकता है कि पहले तो आपके पास मोमेंटम था वो 20 था सरफेस के, अब मोमेंटम रिड्यूस हो गया। तो वो आपसे पूछेगा क्या जो सिस्टम है आपके पास वो एक क्लोज सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है कि नहीं है क्लोज सिस्टम, तो उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं सही, आपने ये ज्यूम कर लिया कि जैसे ही बॉल का मोमेंटम रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व ही नहीं है, तो आप वहाँ पे कोई गलत ऑप्शन
टिक करोगे या गलत आंसर लिखोगे। तो इसलिए दिस कॉन्सेप्ट वाज इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि जो आपके पास सिस्टम होता है वो दो बॉडीज़ के दरमियान होता है, और दो बॉडीज़ का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेम रह रहा है, आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एप्लीकेबल रहेगा, और हर केस में एप्लीकेबल रहेगा, चाहे जो कोलिजन है वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक हो। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन्स को हमने देख तो उनके बारे में सुन तो लिए, अब उनकी हमने थोड़ी सी वो भी देखनी है, वर्किंग भी देखनी है कि वो काम किस तरह कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इलास्टिक कोलिजन्स को। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स आप सबको याद करने पड़ेंगे। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं बहुत आसान पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं, दोनों के तीनों पॉइंट्स इलास्टिक और इन इलास्टिक के याद करने, और इन्हीं से आपके पास जितने भी इस चैप्टर के मेजर क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो पॉइंट आता है सॉरी, वो ये है कि जो मोमेंटम है आपके पास सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। ये हमने बात ऊपर भी देख ली थी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हमने देखी थी कि जो भी हमारे पास रहेगा इन दोनों कंजर्व ही रहेगा। मुझे अच्छा, तो मोमेंटम हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना हमारे पास वो भी कंजर्व होता है। सम ऑफ के ई काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है आ रही है ना हमारे पास वो भी कंजर्व रहती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास यहाँ पे मतलब है। फिर जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वो कहता है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ अप्रोच है इट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब ये वाली जो दो आखिरी जो पॉइंट मैंने लिखवाया ना, ये इनको मैं अलहदा से आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी इनको देख के परेशान नहीं होगा, स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच को। तो ये इलास्टिक के हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इन इलास्टिक के कुछ पॉइंट्स। इन इलास्टिक कोलिजन, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें भी ये है कि मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। मोमेंटम इसमें भी हमारे पास सेम रहता है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो, हमारे पास मोमेंटम क्या रहता है, हर केस में कंजर्व रहता है। लेकिन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का सम है इट इज़ नॉट कंजर्व। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ अप्रोच है इट इज़ नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स है ये मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा। तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं आपके इलास्टिक के और इन इलास्टिक के, ये तीनों पॉइंट्स आपको इन दोनों केसेस के याद करने पड़ेंगे, और एक केस का अगर आपको याद हो गया तो दूसरे केस का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आराम से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, और ये जो चीज़ है बहुत इंटीग्रल चीज़ है कि इन इलास्टिक कोलिजन का आपको पता हो, आपको फिर इलास्टिक कोलिजन का पता हो, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने पढ़ना था स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वो आ रहा है स्पीड ऑफ अप्रोच का, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँगा SOA। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें दो केसेस देखने हैं बारी बारी। एक हमारे पास लेट से एक ये ऑब्जेक्ट 1 है
और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है। अब ऑब्जेक्ट जो ए है हमारे पास वो क्या कर रहा है, वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ y मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ अप्रोच का अगर हमने कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले आपको मैं इसको थोड़ी सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि आपने इमेजिन करना है कि रोड्स के ऊपर आप एक रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो कार के ऊपर, और आप जा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एकदम से आपके सामने एक और कार आ जाती है जो कि ट्रैवल कर रही है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि एकदम से आपके साथ पास कर देगी। तो होगा क्या, जब आप एकदम जैसे ही आप देखोगे कि कार आपके आगे से पास कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपको एकदम से फील आएगा कि वो कार एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से गई है। तो ये वाला जो स्पीड ऑफ अप्रोच और जो स्पीड ऑफ सेपरेशन वाली चीज़ होती है ना, ये रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब है कि हमें क्या लग रहा है, हमें जो चीज़ लग रही होती है हमारे हिसाब से या हमारी थिंकिंग के मुताबिक, हमारे पर्सपेक्टिव के मुताबिक, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं, जो कि हमें लग रही होती है। इन रियलिटी वो चीज़ ट्रू हो या ना हो डज़ नॉट मैटर, लेकिन जो चीज़ हमें लग रही होती है वो रिलेटिव होती है चीज़। तो ये जो स्पीड ऑफ अप्रोच है ये हमेशा रिलेटिव होगी। इसमें होता क्या कि अगर दो जो कार्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, तो दोनों कार्स को लगेगा कि वो एक दूसरे को उन्होंने एक तेज़ी की स्पीड से क्रॉस किया। तो ये जो उन्हें लगेगा, ये जो चीज़ उन्हें लगेगी कि उन्होंने ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस किया, इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं और उनको लगा कि वो अच्छा, इसको अब दोबारा से मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैसी ना हो जाए। इसमें बस आपने ये करना है कि आपके पास लेट से अजम्पशन पहले ये होनी चाहिए कि आपके पास एक कार ट्रैवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर दूसरी कार आ जाती है बैकवर्ड्स डायरेक्शन में, और अब वो दोनों कार्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पास कर रही है। तो ऑल्दो आप लोग अपनी जो कार थी वो एक कम स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, लेकिन क्योंकि जो दो कार्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, तो आपको फीलिंग ये आएगी कि जो दोनों कार्स थी वो बहुत एक तेज़ी की स्पीड से ट्रैवल करेगी, इवन तो इन रियलिटी वो एक बहुत कम स्पीड पे ट्रैवल कर रही थी। तो ये जो आपको लगा है कि ज़्यादा स्पीड पे आप ट्रैवल कर रहे थे, इवन दो इन रियलिटी यू वर ट्रैवलिंग एट अ मॉडरेट स्पीड, तो ये जो लगना होता है आपको कि आप एक ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच कहते हैं। तो ऑल्दो जो आपकी स्पीड थी, कार ए की जो स्पीड थी वो x थी, लेकिन क्योंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहे थे, तो इसका मतलब है आपको लगेगा कि जो टोटल आपके पास स्पीड ऑफ अप्रोच आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। तो आपने क्या कर लेना है, आपने x को ऐड कर लेना है y के अंदर, और ये आपके पास टोटल स्पीड बन जाएगी जो कि a की भी आपके पास होगी और b की भी होगी। तो आपको ये फीलिंग ये आएगी कि ऑल्दो आप x मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आपको फीलिंग ये आएगी कि आप x प्लस y मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। अब कभी आपने ट्रेन स्टेशन पे अगर ट्रेन्स को देखा हो, तो अगर कोई दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पास आउट करें, तो आपको लगेगा कि ट्रेन्स बहुत तेज़ी से ट्रैवल करेंगी, लेकिन अगर जो दो ट्रेन्स हैं वो एक रास्ते में चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कम स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो। तो ये जो आपको फीलिंग आती है, जो कि इन रियलिटी फॉल्स फीलिंग होती है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव कहते हैं, और ये गलत फीलिंग होती है। इन रियलिटी आप स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आपको लगा है कि आप तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हो बिकॉज दोनों कार्स ने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस किया। तो ये जो फीलिंग आपको आती है रिलेटिव होती है, और इसमें हमने क्या करना होता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं तो उनकी स्पीड को हमने हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। तो स्पीड ऑफ अप्रोच में अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पास कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमने उनकी स्पीड्स को क्या करना है, हमेशा ऐड कर लेना है। ये बात समझ आइए क्या नहीं आई? इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो, इसमें कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करो। वैसे इसको अगर आप याद भी कर लो ना इस प्रोसेस को, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी इसके ऊपर कॉन्सेप्ट या इसकी वर्किंग पूछता नहीं होता, लेकिन मैंने आपको समझानी थी कि इसके पीछे हो क्या रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बतानी थी। पूछो फात, क्या क्वेश्चन है? तो कुछ नहीं, ठीक है सारा ठीक, बस इसके अंदर आपने ये करना है कि अभी कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना। वैसे बॉयज़ वगैरह तो ट्रैवल करते ही रहते हैं, तो कभी अगर आप किसी रोड के ऊपर वन वे जाओगे ना, तो फिर आपको जब आगे से आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ियाँ आ रही होंगी और आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको लग रहा होगा एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो तेज़ी वाली आपको फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, वो आपको क्या होता है, स्पीड ऑफ अप्रोच होती है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कहते हैं उसे। लेकिन अगर आप किसी एक बाइक के साथ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, एक करेक्ट वे में जा रहे हो रोड के ऊपर, तो आपको लगेगा कि आप कम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने वन वे क्रॉस करने लगे, आप
उल्टी डायरेक्शन में चले गए सड़क के ऊपर क्रॉस करके अपनी बाइक को, तो आपको लगेगा कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इवन तो इन रियलिटी वो नहीं है। तो ये बस कॉन्सेप्ट होता है स्पीड ऑफ अप्रोच का। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हो, तो उनकी स्पीड को हम ऐड करते हैं, क्योंकि फीलिंग ये क्रिएट होती है कि हम ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा इस पे केस ये आता है कि दूसरे केस में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकंड, और ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ y मीटर्स पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करनी है। अब अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो आपके पास फीलिंग क्रिएट होगी कि आप लोग स्लो स्पीड से ट्रैवल करें, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करने की बजाय हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड, और इसमें आपने अजम्पशन ये लगानी है एक कि जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन y है। अगर x आपके पास ग्रेटर देन y होगा तभी आप x में से y को माइनस करोगे। अगर आपके पास y ग्रेटर देन x होता तो आपने y माइनस x लिखना था यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास y माइनस x होता ना यहाँ पे, तो फिर आपने लिखना था y माइनस x। अगर ये वाली केस है तो फिर आप लिख दोगे x माइनस वाई। तो इस तरह करके आपने लिखना था। तो इस चीज़ को देख लेना। ये हमारे पास आ गई थी स्पीड ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ सेपरेशन। स्पीड ऑफ अप्रोच में क्या हो रहा था, अप्रोच कर रहे थे दो ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या करेंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। स्पीड ऑफ सेपरेशन, और इसको हम नाम दे देते हैं SOS। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पास एक दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास A है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, B वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब सेपरेट आउट हो रहे हैं तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ये x मीटर पर सेकंड से लेफ़्ट पे जा रहा है और ये y मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहाँ पर जा रहा है, राइट पे जा रहा है। अब यहाँ पर भी स्पीड ऑफ सेपरेशन में भी हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमारे पास इल्यूजन ये क्रिएट होता है कि ऑल्दो हम दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो कम स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इल्यूजन हमारे पास ये क्रिएट होता है कि वो फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक ज़्यादा अच्छी स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, अगर हमने SOS भी कैलकुलेट करना है इस केस में, तो हम दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें अगर मैं एग्जांपल एक दूं तो लेट से आपके पास दो रनर्स हैं और दो रनर्स क्या कर रहे हैं, ये वाला जो एक रनर है ये भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और ये वाला जो एक रनर है ये भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो जब आप एक डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो आपको लगेगा कि आप कम स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि दोनों की स्पीड एक जितनी है और दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हो। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एक दूसरे से आगे पीछे मूव कर ही नहीं पा रहे। लेकिन लेट से आपके पास एक जो बंदा है वो यहाँ पे मूव कर रहा है और एक जो बंदा है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो होगा क्या कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोग मूव करोगे तो इल्यूजन ये क्रिएट होगा कि आप लोग ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हो। क्योंकि होगा क्या, कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये वाला जो आपके पास ये वाले जो रनर्स होंगे ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब करीब ही होंगे, तो आपको इतना कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ अरसे में बाद क्या होगा कि ये वाला जो रनर है ये वाला रनर आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये वाला रनर आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इल्यूजन ये क्रिएट होगा कि आपके पास अगर दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, इवन दो इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो ये हमारे पास चीज़ हो रही होती है बेसिकली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ सेपरेशन में भी हम एडिशन करते हैं। अब इसी तरह स्पीड ऑफ सेपरेशन में भी हमारे पास एक और केस ये आ जाता है, सेकेंड केस, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करवाएंगे। और इसमें भी ऊपर वाला जैसे ही केस होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट किससे ट्रैवल कर रहा है, x मीटर पर सेकंड से, और ये ट्रैवल कर रहा है y मीटर पर सेकंड से। तो इसमें भी आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ सेपरेशन फाइंड करनी है। तो इसमें भी दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों अब एक डायरेक्शन से ट्रैवल करें। और इसमें भी हमने अजम्पशन ये लगानी है कि जो x है इट इज़ ग्रेटर देन y। अगर y ग्रेटर देन x होता तो y माइनस x आना, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था स्पीड ऑफ सेपरेशन का और स्पीड ऑफ अप्रोच का। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अ परफेक्टली
A perfectly inelastic collision means that the interacting objects stick together and come to rest as well. अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स collide and stick together, but do not come to rest, it means that the collision is inelastic but not perfectly. अच्छा, ये दो पॉइंट्स आपने याद करने हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट दो, मैं एक कॉल अटेंड कर लूँ, मैं फिर आता हूँ। अच्छा, एम आई ऑडिबल? कंफर्म कर दो। Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखवाया था कि अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मींस दैट इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर एंड कम टू रेस्ट एज वेल। अब होगा क्या कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, वो एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, और स्टिक टुगेदर होने के बाद लेट से पहले दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, हिट करने के बाद स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, और स्टिक टुगेदर होने के बाद ही वो रेस्ट पर अगर आ जाए साथ ही, तो आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है। अब अगर आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिट करने के बाद एक दूसरे को स्टिक टुगेदर हो जाए लेकिन मूव करते रहें, तो इस केस को आप क्या कहते हो? इनइलास्टिक बट नॉट परफेक्टली। आप कहते हो इम्परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इसको कहते हो, या आप सिर्फ इनइलास्टिक कोलिजन इसको कहते हो। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये यूज़फुल होते हैं। कभी कभार वो क्वेश्चन में आपको इस तरह के सिनेरियोज दे देता है और आपसे वो कह सकता है कि ये वो दो उसने सिनेरियोज प्रोवाइड किए और वो कहेगा ये किस तरह की इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो आपने डिसाइड करना होगा कि क्या ये इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है, या परफेक्टली हो रही है या इनइलास्टिक हो रही है। तो ये चीज़ें डिटर्मिन करने के लिए आपके लिए ये पॉइंट्स काम आएंगे, और फिर अगर आपको पता चल जाएगा कि कोलिजन किस तरह की, तो आप बहुत तरीक़ों से आप फिर क्वेश्चंस को एंड पे सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसलिए आपके ये वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन को देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ कैनन बॉल फाइड फ्रॉम अ कैनन. द mass of the cannon is 1000 kg and the mass of the cannon ball is 10 kg. The recoil velocity of the cannon is 5 meters per second horizontally. recoil velocity क्या होती है, जो कि backwards होती है. जब भी कोई किसी चीज़ को हिट करे और वो recoil करे, recoil का मतलब है वो backwards डायरेक्शन में वापस जा रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग कहते हो recoil कहते हो. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, mass of the cannon उससे प्रोवाइड कर दिया 1000 है, और mass of ball उसने प्रोवाइड कर दिया 10 kg है, और वो कह रहा है recoil velocity of cannon is 5 मीटर हॉरिजॉन्टली. इसका मतलब है कैनन यहाँ पे जब फायर करेगा, फायर वो इस फॉर्मेट में कर रहा है, तो फायर वो यहाँ पे कर रहा है, तो रिकॉल जो उसकी वेलोसिटी होगी वो पीछे को जाएगा, तो वो कौन सी स्पीड एक्ट कर रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड की पीछे को स्पीड एक्ट कर रही होगी. अब हमने क्या करना है, व्हाट इज़ दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दी कैनन बॉल. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी आ रही है कैनन बॉल की, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो वो फाइंड कर लेते हैं हम. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो मोमेंटम्स आ रहे हैं आपके पास उनको एक दूसरे के इक्वल टू कर दोगे. मोमेंटम ऑफ कैनन इज़ इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉल. दोनों के फार्मूलाज एम वी इक्वल टू एम वी आएगा. जो इसका हमारे पास मैस है कैनन का, वो कितना मैस आ रहा है, 1000 आ रहा है, और जो इसका v का मैस आ रहा है हमारे पास वेलोसिटी का, वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. फिर इसके साथ इसका मैस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और इसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है. तो इसकी स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5000 ओवर 10 विच इज़ इक्वल टू 500. तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी. यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो बता दो. सर इसमें फोर्स वाला लग सकता है, F इज इक्वल एम ए. एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए, नहीं वो नहीं लग सकता, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पे एक्सलरेशन है और ना ही हमारे पास फोर्स दी गई है. ये वाला क्वेश्चन हो गया. अच्छा ईमान, आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं सर. अच्छा ओके. अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो थोड़े से एप्लीकेबल हो रहे हैं. अब इसमें वो क्या कह रहा है, यहाँ पे टू बॉल्स एक्स एंड वाई अप्रोच ईच अदर अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइड इलास्टिकली. अब वो क्या कर रहे हैं, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं. अब जैसे ही उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ करी है इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ ऊपर लिखवाई थी इलास्टिसिटी की, वो क्या होनी चाहिए. पहली प्रॉपर्टी ये थी कि मोमेंटम कंजर्व होगा. दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल इज़ इक्वल टू बिफोर वाला, वो इक्वल टू होगा. और जो तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो स्पीड ऑफ अप्रोच होगी इट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन. तो यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ देयर स्पीड्स आर यू एक्स एंड यू वाई रिस्पेक्टिवली. आफ्टर द कोलिजन दे मूव अपार्ट विद स्पीड वी एक्स एंड वी वाई रिस्पेक्टिवली. देयर डायरेक्शंस आर शोन ऑन द डायग्राम. अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का हमारे पास ऐसा कुछ तरीका नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ, उसने 2 केसेस बनाए हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन वाले. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्पीड ऑफ अप्रोच हो रही है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करें, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. तो हमने बात की थी कि जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू एक्स प्लस यू वाई. अब इसी तरह जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर जा रहे होंगे, तब भी हमने बात की थी, ये वाली हमारे पास बन गई अप्रोच की, और इसको हम कह देते हैं एस ओ ए. और जो नीचे हमारे पास आ रहा है वो एस ओ एस है, स्पीड ऑफ सेपरेशन हो रही है, फार अपार्ट जा रहे हैं एक दूसरे से. और जब वो एक दूसरे से फार अपार्ट जाएंगे तब भी हमारे पास इल्यूजन क्रिएट होगा कि स्पीड जो एक्चुअल में है, इन रियलिटी जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड एक्ट कर रही है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एक्स
प्लस वी वाई, इनमें भी हम ऐड कर देंगे। अब उसने कहा था कि इलास्टिसिटी का जो थर्ड आपके पास कंडीशन थी वो क्या होती थी, हमने यहाँ पे लिखी हुई थी कि इलास्टिसिटी की, इलास्टिक कोलिजन की थर्ड यहाँ पे पॉइंट ये था, स्पीड ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो स्पीड ऑफ अप्रोच हमने फाइंड कर लिया, क्या आ रहा है हमारे पास यू एक्स प्लस यू वाई, और स्पीड ऑफ सेपरेशन हमारे पास आ रही है वी एक्स प्लस वी वाई, क्योंकि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी थी कि जो स्पीड ऑफ हमारे पास अप्रोच है इट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो ये वाली हमने इक्वेशन लगाई, उनकी वैल्यूज़ प्लग इन की, तो हमारे पास आंसर आ गया यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। अच्छा, अब ये वाला अगर क्वेश्चन देख लो, इसमें वो हमें कह रहा है दी डायग्राम शोज दी मैसेज एंड दी वेलोसिटीज ऑफ टू ट्रॉलीज अबाउट टू कोलाइड। ये उसने ट्रॉली नंबर 1 बनाई है और ये उसने ट्रॉली नंबर 2 बनाई है। आफ्टर द इम्पैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर। अच्छा, अब जो मूव ऑफ टुगेदर वाली हमने बात की थी, हमने किस में बात की थी, इन इलास्टिक में बात की थी कि इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे मूव टुगेदर। तो इसमें वो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉलीज आफ्टर द कोलिजन। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू वही वाला अप्लाई करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसमें जो मैस 1 बन रहा है हमारे पास, मैस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है, और जो हमारे पास v1 की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4, मैस 2 की वैल्यू क्या है 4 है, सेकेंड हमारे पास ये कार्ड है, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है +1। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं आफ्टर द इम्पैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर। अब अगर आफ्टर द इम्पैक्ट वो एक साथ मूव कर रहे हैं तो बेसिकली हम उनके मैसेज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि उनके जो मैसेज होंगे वो ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेट से दो जो आपके पास बॉक्सेस हैं वो साथ साथ जुड़ गए हैं, तो उनके मैसेज भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये एक सिंगल एक ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी भी एक सिंगल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 + 4 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है 2 है, और m2 की वैल्यू मेरे पास 4 है, और यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 विच इज़ इक्वल टू 6v। अब v को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, तो 12/6 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की ट्रॉलीज़ की जो मेरे पास स्पीड आ रही है फाइनल वो क्या आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब हमने फाइंड क्या करना था, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉलीज़ आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी हमारे पास आ गई है, तो आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। फार्मूला लगाएंगे 1/2 mv², 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। टोटल मैस इनका क्या हो रहा है 2 + 4 और v², तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/2 6 और 4 × 6 क्या हो जाएगा 24, 24/2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो 12 जूल्स आ जाएगी, एंड ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। यहाँ पे किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अच्छा, इसके बाद ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये भी सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें वो कह रहा है एक उसने यहाँ पे लॉरी दे दी है 20,000 kg की, और किस स्पीड से ट्रैवल करी 20 मीटर पर सेकंड की, और यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ कार आ रहा है 900 kg एंड इट इज़ ट्रैवलिंग टू दी लेफ्ट विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर टोटल मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं पहले। टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ लॉरी प्लस मोमेंटम ऑफ कार। अब क्या हो जाएगा, इनके हम साथ साथ फार्मूलाज भी लिख देते हैं। लॉरी को हम मैस 1 कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं v1 प्लस m2 आ गया प्लस v2 आ जाएगी हमारे पास, बल्कि इसको v ही रहने देते हैं। अच्छा, अब जो लॉरी का हमारे मैस आ रहा है वो कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है 20, और 20 किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, राइटवर्ड्स डायरेक्शन में, तो +20 इसकी स्पीड आ जाएगी। फिर यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी आ रही है 900, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे ट्रैवल करिए, लेफ़्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करिए, तो -30 हम इसकी डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। अब इसको कैलकुलेट ज़रा करो और मुझे आंसर कंफर्म कर दो।
मेरे ख्याल में इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 373,000। अब लेकिन आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, किलो के फॉर्मेट में दिया हुआ, तो इसको आपने डिवाइड करना है फिर 10⁻³ से, 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो 373 के न्यूटन पर सेकेंड आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो पूछो। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहे हैं 2 सिमिलर स्फीयर्स each of mass m and traveling with speed v are moving towards each other. The spheres have a head on elastic collision. इलास्टिक कोलिजन होती है इनकी, तो जैसे ही इलास्टिक कोलिजन का वर्ड आपके पास आ गया, आपको जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी वो आपके ज़हनों में और आपके फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 है आपके पास जो कि वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स दी राइट, और एक आपके पास ऑब्जेक्ट b है जो कि ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स दी लेफ्ट। और अगर ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम नोटिस करें तो ये क्या करें, अप्रोच करें एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम आई थिंक हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करें, अप्रोच करें एक दूसरे को। अब यहाँ पे अगर मैं पहली स्टेटमेंट देखूँ, दिस स्फीयर्स स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट। अच्छा, अब कोलिजन कौन सी हो रही है हमारे पास, इलास्टिक हो रही है, और जब भी ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इन इलास्टिक को। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगी। अब बी पे बाद में आते हैं, पहले सी को देखते हैं। सी में वो कह रहे थे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इम्पैक्ट इज़ ज़ीरो। अच्छा, अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द इम्पैक्ट वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv², तो इसका भी जो v है वेलोसिटी है वो हम ऐड करेंगे और इसकी वेलोसिटी को भी ऐड करेंगे। ऑल्दो इसकी वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव में जा रही है, लेकिन जब हम v का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो जो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा और वो ऐड होगा, तो कभी भी ज़ीरो आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी में वो कह रहे थे टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट इज़ 2mv। तो इसको देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मोमेंटम mv हो जाएगा और इसका जो मोमेंटम आ रहा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, +m-v। तो जो टोटल मोमेंटम हमारे पास आ रहा है पहले वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम जो हमारे पास पहले आ रहा है इट इज़ नॉट इक्वल टू 2mv। तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। और अगर ऑप्शन बी, अच्छा तो हम अगर ऑप्शन बी में हैं जो कि हमारे पास करेक्ट एक ऑप्शन है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वो कह रहे थे टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इम्पैक्ट इज़ mv²। तो इसमें अगर हम देखें, हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बिफोर एंड आफ्टर वाली जो कोलिजन होती है, बिफोर काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो बिफोर वाली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन रही थी वो कितनी बन रही थी, पहले ऑब्जेक्ट 1 की निकाल लेते हैं, 1/2mv², और इसी तरह इसकी भी हमारे पास बन जाएगी 1/2mv², और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा mv²। तो बिफोर की हमारे पास mv² आ रही है, तो अगर बिफोर की mv² आ रही है तो इसका मतलब है आफ्टर की भी mv² आ जाएगी। तो फाइनल भी हमारे पास mv² होगी, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट।